चलो। करते हैं टॉपिक, दैट इज कस्टम लॉ। टाइम चेक कर लेते हैं। करते हैं टॉपिक, दैट इज कस्टम लॉ। टाइम चेक कर लेते हैं। चलो, साउंड तो ओके। चलो, हाँ, अब ध्यान देना। टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू कस्टम्स एक्ट या फिर कस्टम्स लॉ बोलते हैं। तो अब अपने जो एग्जाम में वेटेज है वो बहुत ही नॉमिनल सा है। जो अपना टोटल टैक्स का सब्जेक्ट है आपको पता ही है। डीटी वाला पार्ट जो है उसका वेटेज सबसे ज्यादा है, दैट इज 60 मार्क्स। बाकी जो आईडीटी हम पढ़ रहे हैं दैट इज टोटल 40 मार्क्स। आईडीटी में दो टॉपिक हैं, एक जीएसटी और एक कस्टम्स लॉ। इसमें मेजोरिटी जो वेटेज है वो जीएसटी का है। नो डाउट, ऑफिशियली इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में ऐसा कोई बाइफरकेशन दिया नहीं है कि जीएसटी इतने मार्क्स का है, कस्टम इतने मार्क्स का। लेकिन पास्ट जो भी ट्रेंड है इतने पेपर्स का, उसमें अराउंड अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स आप अलोकेट कर सकते हो कस्टम्स को। तो उससे ज्यादा नहीं। तो ऑन एवरेज 10 मार्क्स तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक या दो क्वेश्चन बनते हैं तो भी 10 मार्क्स तक तो कंटेंट पहुंच ही जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा पूछा नहीं है। दैट डज नॉट मीन कि अब इस बार नहीं पूछेंगे। 10 का 15 कर दिया, जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते कि सर लास्ट 3 पेपर में 10 मार्क्स का पूछा था, अब कैसे बढ़ा दिया। उन्होंने ऑफिशियली कहीं पे जब कोई बाइफरकेशन किया ही नहीं है, तो इंस्टीट्यूट के पास पूरा राइट है कि वो कस्टम का वेटेज बढ़ा भी सकते हैं। तो ऐसा कोई पेपर में श्योरिटी नहीं रहती। तो अपने इतना भी लाइटली लेके नहीं चलेंगे कि टॉपिक काम का ही नहीं है, छोड़ो, या 2-5 मार्क्स का आता है छोड़ दो, तो एकदम छोड़ने वाली चीज नहीं। लेकिन जितना कंटेंट है और जितना वेटेज है उस हिसाब से नो डाउट टॉपिक थोड़ा डिटेल में है। और 10 मार्क्स के लिए थोड़ी वैल्यू कम दे दी। अगर यही वेटेज रखा होता 50-30-20 ऐसा कुछ होता, 20 मार्क्स का कस्टम्स है, तो पढ़ने में मोटिवेशन ज्यादा आता। 10 मार्क्स उनके मोटिवेशन कम आता है। लेकिन प्रोफेशनल एग्जाम में 10 मार्क बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ये 10 मार्क्स ऐसे छोड़ नहीं सकते कि भाई चलो जाने दो, क्योंकि बाकी जो कंटेंट है उसमें भी 30 मार्क्स का जीएसटी बचा, जिसमें आपकी थोड़ी ग्रिप ज्यादा है। और जो मेजोरिटी है वो तो डीटी है, वो 60 मार्क्स का है, जिसमें अपने को थोड़ा टेंशन रहता है कि इतना सारा कैसे होगा। तो बाकी का कंटेंट उतना डिपेंडेबल नहीं है कि 10 मार्क्स का छोड़ दो और पास हो जाओ। अब आइडिया वही है कि भाई टॉपिक पढ़ के जाना है। अब अप्रोच कैसे करें, ये वेटेज नॉमिनल है, कंटेंट काफी सारा है, तो अप्रोच वैसे करेंगे कि कंसेप्ट पे जाएंगे, वर्ड टू वर्ड डेप्थ में नहीं जाएंगे। कंसेप्ट अगर पता होगा तो आप अपने वर्ड्स में आंसर लिख सकते हो। ऑन एन एवरेज एक प्रैक्टिकल सम और एक शॉर्ट नोट थियरी आंसर उतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 5-5 मार्क्स के दो क्वेश्चंस। तो थियरी में जो भी आएगा, अगर आपको हर चीज का कंसेप्ट पता है कि हाँ इसमें ऐसा होता है, तो आप अपने वर्ड्स में टॉपिक एक्सप्लेन करके आ सकते हो, मार्क्स नहीं जाएंगे। 5 मार्क के थियरी क्वेश्चन में अगर दो बन जाते हैं तो भी ठीक है, 40% निकल गया ना। तो एक बार के लिए वो 5 मार्क्स पूरे जीरो होने से बेटर है। 2 या 3 आ गए तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, क्योंकि ढाई का तो अपना बेंचमार्क है 50% एवरेज। 5 में से ढाई आ गए मतलब काम हो गया। उससे ज्यादा आ गए तो बोनस ही है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो भी जीरो से तो बेटर है, क्योंकि एक एक दो दो मार्क भी ना वो एग्रीगेट में मैटर करते हैं। तो इसलिए अपने टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते। अब पढ़ाते टाइम मैं भी अप्रोच वही यूज करूंगा कि आपको कंसेप्चुअली चीजें समझा रहा हूँ,
जहां आपको शॉर्ट में अपने वर्ड्स में लिखते जाना, आप लिखते जाना, नोट कर लो, ताकि बाद में आपको उस चीज का प्रॉब्लम ना हो। वैसा तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हम क्या पढ़ रहे हैं, फिर थियरी कंटेंट पे आते हैं। अब जो इंडिया में गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको लेके यहाँ पे सारी बातें हो रही है। और अभी ये बहुत करंट टॉपिक भी है, बिकॉज जो यूएस और चाइना का मैटर चल रहा है वो सब इसी चीज को लेके, जो टेरिफ वॉर चल रहा है, वो टेरिफ वॉर एग्जैक्टली यही है। तो मतलब दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी दिस टॉपिक, बिकॉज जो जियो पॉलिटिक्स में पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, वो सारी चीजें जो है इसी से कनेक्टेड है। बिकॉज हर कंट्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चीजें कर रहा है, और कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी भी है और हमारी नीड भी है। मतलब खरीदना और बेचना जरूरी है। कोई कंट्री ये नहीं बोल सकता कि हम पूरे वर्ल्ड के साथ बिजनेस करेंगे ही नहीं, हम अपना कमाएंगे, अपना जो है बनाएंगे, अपना ही खाएंगे। ऐसा होने वाला ही नहीं है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। एक पॉइंट पे इंडिया इस पॉलिसी पे चलता था, जो आपने एलपीजी पॉलिसीज पढ़ी है 91 की, उसके पहले इंडिया उस कैटेगरी में था कि हम सेल्फ सफिशिएंट है, अपने देश में चीजें बनाते हैं, अपने देश में कंज्यूम कर लेते हैं, ना बाहर से कुछ खरीदते हैं, ना यहाँ से कुछ बेचते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी वैसे चल रहा था। लेकिन ये क्लोज्ड इकोनॉमी एक पॉइंट के बाद फेवरेबल नहीं थी, इसलिए इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। और 91 में जब ये पॉलिसी इन्होंने लॉन्च की, तब ऐसा था ना कि 15 दिन और ऐसे ही चलता ना तो इंडिया ऑफिशियली बैंकरप्ट हो जाता। फंड्स ही नहीं थे, फॉरेन रिजर्व्स थे ही नहीं, खत्म हो गए थे। और उस कंडीशन पे आ गए थे तब, एक बोलते हैं ना वो मेजर लेना पड़ा कि अब कुछ करना पड़ेगा, दिस इज अर्जेंट इकोनॉमिक सिचुएशन। और तब जो इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने ये एलपीजी पॉलिसी जो है वो डिजाइन की, और उन्होंने वो पॉलिसी लॉन्च की, बिकॉज तब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनका डिसीजन था कि करना है कि नहीं। एंड दैट वाज अ सिचुएशन जहाँ पे उनकी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बुला के बोल दिया था कि आपको कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर द फाइनेंस मिनिस्टर, और ये इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो उन्होंने बोला मेरे हिसाब से इकोनॉमी ओपन कर देनी चाहिए, ये टाइम आ गया है कि हम अब क्लोज्ड इकोनॉमी के भरोसे इंडिया को नहीं चला सकते। इतना बड़ा कंट्री, इतनी पॉपुलेशन, इतनी डिमांड, और हमने अपनी इकोनॉमी बंद कर रखी है कि कोई अंदर आएगा नहीं, हम बाहर जाएंगे नहीं, ये नहीं चलने वाला है। तो बोला आप कर लो जो आपको ठीक लगे, आपका कॉल है। अगर ये पॉलिटिकली ये फेलियर प्रूव हुआ तो सारा ब्लेम आपका है, और अगर ये सक्सेस हो गया तो क्रेडिट जो है वो या तो प्राइम मिनिस्टर को मिलेगा या पार्टी को, आप सोच लो। बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए कंट्री की प्रायोरिटी मेन है, ये उनका तब का स्टेटमेंट था। तो बोले वो चीज जो है वो तो मैं जानता ही हूँ, बट बोले डिसीजन मेकिंग मेरे हाथ में, अब मुझे करना ही पड़ेगा। सक्सेस होगा फेल होगा वो बात की बात है, किसको क्रेडिट मिलेगा किस पे ब्लेम आएगा वो सेकेंडरी है, लेकिन अभी प्रायोरिटी ये है कि हमें ये चीजें एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। तब उन्होंने वो एग्जीक्यूट किया। और उसके बाद जो आज ये इकोनॉमी अपन देख रहे हैं ना इंडिया की, कि भाई इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, एक्चुअली में दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। तो उसके बाद ऐसा हो गया ना, उस टाइम पे जो लोग अर्निंग वाली फील्ड में थे कि अभी कमाने निकले हैं, उनके लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज पूरा मार्केट ओपन हो चुका है। अब आप इंडिया के बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो, इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैन्युफैक्चरर्स के लिए पूरा वर्ल्ड का मार्केट ओपन हो गया, ट्रेडर्स के लिए पूरे वर्ल्ड का इंपोर्ट मार्केट ओपन हो गया। तो वहां से जो 90s में लोगों ने पैसे बनाए ना, वो जो आज भी पैसे वाले लोग हैं ना, वो तब के पैसे बनाए, क्योंकि वहां एकदम से मार्केट ओपन हो गया, अपॉर्चुनिटी जैसी आ गई, स्टॉक मार्केट दौड़ता हो गया। 92 वाला जो स्टॉक मार्केट का स्कैम है, वो तभी का टाइम है। 91 की पॉलिसीज के बाद मार्केट एकदम से दौड़ा, तो जो स्टॉक मार्केट में इतना राइज आया, वहां से लोगों ने पैसे कमाए। तो इकोनॉमिक बूस्ट जो कंट्री की इकोनॉमी को मिला, वो पॉलिसीज के बाद मिला। अब ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा चक्कर है, ये नेसेसिटी है, ऐसा नहीं है कि हम इसके बिना चल सकते हैं। रीजन भी कि पूरा वर्ल्ड जो है आपस में एक ट्रेड फैमिली है, हर देश कुछ ना कुछ एक दूसरे से खरीद रहा है और बेच रहा है। अब खरीदने बेचने के लिए चाहिए होती करेंसी, तो करेंसी में पूरे वर्ल्ड का एक स्टैंडर्ड है यूएस डॉलर्स। तो सारा जो है यूएस डॉलर के बेस पे चलता है। दैट इज बोलते हैं ना डिपेंडेबल करेंसी, कि भाई यूएस ने पूरे वर्ल्ड में एक वो बना रखा है कि भाई हमारी करेंसी जो है डिपेंडेबल है। पूरे दुनिया में कोई भी देश किसी को कोई भी सामान बेचे और खरीदे, पैसों में आप डॉलर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डॉलर स्टेबल रहेगा। तो ये सब सोच के इन्होंने यूएस डॉलर्स को काफी प्रायोरिटी दी हुई है, और उसी पे ट्रेडिंग होती है। अब जो देश जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, उसके पास पेमेंट आता है यूएस डॉलर। दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, या फॉरेन करेंसी रिजर्व जो अपने बोलते हैं वो। इसी में से फिर वो देश इंपोर्ट करता है, तो जब इंपोर्ट करता है तो उसको डॉलर चुकाने पड़ते हैं। अब पॉइंट वो है कि फिर इसमें आपको इकोनॉमिक समझ आ जाएगा कि ज्यादा इंपोर्ट करोगे और कम एक्सपोर्ट करोगे तो कहाँ फंस जाओगे, डॉलर खत्म हो जाएंगे। डॉलर खत्म हो जाएंगे तो अपनी करेंसी दे के डॉलर खरीदने पड़ेंगे। तो जितने अपनी करेंसी देते जाओगे उतनी वीक होती जाएगी, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है डॉलर्स की और उसके बदले आप अपनी करेंसी खर्च कर रहे हो। तो यू आर वीकनिंग योर ओन करेंसी। तो जो अभी रुपये और डॉलर की हालत है, उसका एक रीजन वही है कि भाई हमें रिक्वायरमेंट है रुपए को सस्ता रखने की, ताकि यहाँ पे बिजनेस इंडिया में आता रहे और पूरे वर्ल्ड से डिमांड आती रहे। तो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से डॉलर इतना स्ट्रांग है और रुपये इतना वीक है कंपेरेटिवली, वैसा है। अब ये चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अब चल रही है,
तो हर कंट्री कोशिश ये करता है कि हमारे लिए फेवरेबल क्या है, एक्सपोर्ट करना, लेकिन हमारी नेसेसिटी है इम्पोर्ट करना, क्योंकि जो चीज इंडिया में बनती नहीं है और उसकी रिक्वायरमेंट है तो कहाँ से लाएंगे, तो इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। अब जितना इम्पोर्ट करते जाओगे डॉलर खत्म होते जाएंगे, तो डॉलर वापस भरने के लिए एक्सपोर्ट भी करना है। तो ये रेस चलती रहती है कंटिन्यूसली, एक सेक्टर एक्सपोर्ट पे ध्यान दे रहा है तो दूसरे सेक्टर में इम्पोर्ट हो रहा है। अब टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में इम्पोर्ट हो रहा है, तो भाई फिर डायमंड में, टेक्सटाइल में, मेडिसिन में, बाकी चीजों में, ऑटोमोबाइल में एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो हमें वो बैलेंस बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो बना के चलना है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। और इसमें जो डेफिशिएंसी आती है, वो डेफिशिएंसी की वजह से अपनी करेंसी वीक होती है। तो फॉरेन रिजर्व मेंटेन करना जो है वो हर कंट्री की प्रायोरिटी है। इंडिया के पास अभी अराउंड $650 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, एंड दैट इज अ डिसेंटली गुड नंबर। ऐसा कोई एकदम इशू वाली बात नहीं है। आजू बाजू वाले कंट्री की हालत देखो, सबके रिजर्व खत्म हो गए। पाकिस्तान के पास रिजर्व क्या, खुद के पैसे ही नहीं है। ठीक है, उधार पे चलने वाला देश है। सऊदी के पास जाता है पैसे दे दो, चाइना के पास जाता है पैसे दे दो, अमेरिका को जाके बोलता है थोड़े पैसे दे दो, ठीक है, फिर वर्ल्ड बैंक जाता है, फिर IMF में जाता है, सब जगह जाके पैसे मांगता है। जहां से पैसे मिल गए वहां से 2-4 महीने का गुजारा हो जाता है। फिर हर 2 महीने बाद वापस किसी और देश में जाके भीख मांग के आते हैं। तो पूरी देश की इकोनॉमी भीख मांग मांग के चल रही है, और ये लिटरल फैक्ट है। हर 2 महीने में पाकिस्तान का मिनिस्टर कोई ना कोई देश में ऐसे कटोरा लेके जाता है, सर $2-4 मिलियन दे दो, हमारा घर नहीं चल रहा, पेट्रोल कैसे भरवाएंगे, खाना कैसे खाएंगे, बिजली नहीं आ रही। ये रियल हालत है इनकी। तो यहाँ पे जो कर रहे हैं ना, इस तरफ आके गोलियां चला के हीरो बन रहे हैं, वहां पूरे देश में, पूरे दुनिया में भीख मांग रहे हैं और लिटरली पैसे मांगने जाते हैं। और जब जाते हैं ना सऊदी अरेबिया और ये सब जगह पे, एयरपोर्ट पे उनको कोई रिसीव करने भी नहीं आता है। ठीक है, पैसे पैसे मांगने आए, क्या कोई रिसीव करने जाएगा। जो एक बोलते हैं ना, वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का प्रोटोकॉल होता है कि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश जाता है तो वहां का प्रधानमंत्री उसको रिसीव करने आता है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कोई भी कंट्री में जाता है ना, तो वहां का कोई मिनिस्टर भी नहीं आता उसको लेने, गाड़ी भेज देते हैं कि भाई आ जाना अपने आप। ये हालत है, क्योंकि पता है आएगा $2-4 मिलियन मांग के जाएगा, इसको क्या एंटरटेन करना, जितना बुलाओगे उतने पैसे मांगेगा, तो कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती। और यहाँ पे आके बोलते हैं हमारा ये है वो है, ऐसी सब बातें करते हैं, और वहां पे उनकी कंडीशन इतनी खराब है। सेम कंडीशन श्रीलंका में। श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व पूरा खत्म हो गया। रीजन कोविड क्राइसिस। श्रीलंका की इकोनॉमी दो चीजों पे चलती है, एक तो टी बिजनेस है और ये टूरिज्म है, दो ही बिजनेस है। कोविड के टाइम पे टूरिज्म जीरो हो गया, और टी बिजनेस पे पूरे कंट्री की इकोनॉमी चलाना बहुत रिस्की है, बिकॉज और कुछ उनके पास करने के लिए है ही नहीं, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो बिकॉज ऑफ दैट सारा जो इनफ्लो था डॉलर्स का वो बंद हो गया। फॉरेन टूरिस्ट आएगा, कि श्रीलंका काफी अच्छी जगह है, एज अ टूरिस्ट प्लेस बहुत लोग जाते हैं, तो उनकी इकोनॉमी वहां से चलती है। बट पैसा ही नहीं आएगा तो फिर बिल्स कैसे पे करेंगे। तो एक पॉइंट पे ये हालत हो गई कि श्रीलंका जितना भी इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट था, वो सारे इम्पोर्ट बिल्स में डिफॉल्ट हो गया। एक तो स्टूडेंट्स वाला मैटर हुआ, वहाँ पे एग्जाम ऑनलाइन कर दी। स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छी खबर है, क्योंकि पेपर भी इम्पोर्ट होता है, तो पेपर इम्पोर्ट करने के पैसे नहीं। बीच में ये हालत हो गई थी लास्ट ईयर। न्यूज़पेपर छपना बंद हो गया, उसमें पेपर यूज होता है। स्टूडेंट के एग्जाम लेने बंद कर दिए, पेपर यूज होता है, बोला ऑनलाइन एग्जाम दे दो। बच्चे तो खुश है, बोले अच्छा है चलो, इकोनॉमी का कुछ तो फायदा हो रहा है, एग्जाम देने नहीं जाना पड़ेगा, ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगी, लिखना नहीं पड़ेगा, पेपर नहीं है। ऐसा कभी सुना, पेपर ना होने की वजह से एग्जाम ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। ये कंट्री की हालत है। तो वो सारा जो है ना, वो इकोनॉमिक इम्बैलेंस की वजह से है, जो पॉलिसीज पे वो लोग ध्यान नहीं देते। तो ये सारे जो क्राइसिस है वो हर कंट्री में फेस करने पड़ते हैं उनको। इंडिया उस चीज के ऊपर अपने तरीके से डील कर रहा है कि हमें फॉरेन रिजर्व मेंटेन कैसे करना है। अब इसमें देखो, आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि दोनों में से कंट्री के लिए फेवरेबल क्या है, इम्पोर्ट फेवरेबल है या एक्सपोर्ट। ये फेवरेबल है, और ये कहीं ना कहीं नेसेसिटी है तो करना पड़ता है, लेकिन है तो बर्डनसम। अब जितना ज्यादा इम्पोर्ट होता रहेगा और उसको कट डाउन करने के लिए कोई मेजर्स नहीं लेंगे, तो फिर करेंसी वीक होती जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस इम्पोर्ट के ऊपर लगा देती है ड्यूटी। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, कस्टम लॉ, या फिर बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी को कस्टम ड्यूटी बोला जाता है इन शॉर्ट। ये कस्टम मतलब एक कस्टम का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशन, एक प्रैक्टिस जो सालों से फॉलो होती आ रही है। ये कुछ वैसा हो गया, पहले के टाइम पे होता है राजा महाराजा होते थे, तो उस टाइम पे क्या है ना, अगर आप कोई बाहर के देश से या कोई और एरिया से कोई आ रहा है, तो राजा के लिए कुछ गिफ्ट लेके आता था। एक ट्रेडिशन था, एक कस्टम था कि भाई खाली हाथ थोड़ी आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। फिर यहाँ से जाता था तो राजा भी उसको बहुत सारे गिफ्ट देके भेज रहा है, तो आप कुछ आओगे तो आपको कुछ लेके आना पड़ेगा या कुछ पे करना पड़ेगा। दैट इज वॉज अ कस्टम और अ ट्रेडिशन। तो वही चीज यहाँ पे भी चल रही है कि कंट्री में कुछ सामान लेके आओगे ना, तो सरकार को भी कुछ ना कुछ उसमें से मिलना चाहिए। ठीक है, वैसा है एज अ टैक्स। तो इट इज अ टैक्सेशन पॉलिसी। अब ये टैक्सेशन पॉलिसी लगाना जरूरी क्यों है वो समझना है, ताकि इम्पोर्ट्स को ना कंट्रोल किया जा सके। कोई भी इकोनॉमी के लिए इम्पोर्ट फेवरेबल नहीं होते। और सरकार जब इसके ऊपर ड्यूटी ज्यादा लगाती है, तो लोग इम्पोर्ट कम करते हैं। अगर इम्पोर्ट पे ड्यूटी नहीं होगी ना, तो हर कोई सामान आउट ऑफ इंडिया से मंगाएगा। मैं इंडियन मेड गुड्स क्यों यूज करूंगा, मैं तो यूएस से इम्पोर्ट करूंगा ना, बेस्ट ब्रांड और बेस्ट क्वालिटी के। फर्क क्या पड़ रहा है। बट जब यही गुड्स के ऊपर ड्यूटी लगेगी, महंगा पड़ेगा,
तो सिर्फ वो लोग अफोर्ड कर पाएंगे जो फाइनेंशियली उतने साउंड है। आम पब्लिक लोकल गुड्स को पहले प्रेफर करेगी, इससे लोकल मैन्युफैक्चरर्स का भी काम चलेगा। अदरवाइज उनके गुड्स कोई खरीदेगा ही नहीं। तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए नेसेसरी। इसमें उल्टा है, एक्सपोर्ट तो भाई भर भर के करो, जितना एक्सपोर्ट करो उतना अच्छा है। इसके ऊपर गवर्नमेंट आपको देती है इंसेंटिव। ये उल्टा स्कीम है, इंसेंटिव बोल लो या कैशबैक बोल लो। भाई आप एक्सपोर्ट करो, हम पैसे देंगे आपको। आपको ऐसी स्कीम्स बहुत सारी मिलती है, ड्यूटी ड्रॉबैक और रिफंड और ये सब चीजें रहती है। इसमें सरकार आपको और मदद करती है कि आप एक्सपोर्ट करोगे तो इकोनॉमी को फायदा होगा ना, थोड़ा बहुत कैशबैक हमसे ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा हो गया। लेकिन इसके ऊपर लगाते हैं ड्यूटी। और यही ड्यूटी का चक्कर जो है ना, अभी ये ट्रेड वॉर टैरिफ वॉर चल रहा है, बिकॉज यूएस, जैसे यूएस और इंडिया का मैटर है, तो एक सेक्टर है ऑटोमोबाइल का। अभी इंडिया से बजाज की बाइक्स यूएस एक्सपोर्ट होती है, उसके ऊपर यूएस 0% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता है। तो बजाज की बाइक्स यूएस में चलती है, वहां पे बिकती है, और बजाज का बहुत बड़ा मार्केट है यूएस। तो यहाँ से जब गुड्स जा रहा है तो हमारे लिए तो फेवरेबल है। एक्सपोर्ट ड्यूटी तो सरकार लगाती ही नहीं इंडिया में, उल्टा इंसेंटिव मिलता है। यूएस इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाता, तो बजाज के लिए तो कितना बड़ा कस्टमर बेस है। ऑन द कॉन्ट्ररी यूएस का ब्रांड है हार्ली डेविडसन। हार्ली डेविडसन इंडिया में जब बाइक बेचता है तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर लगाती थी 100% ड्यूटी। 2 लाख की बाइक सीधा 4 लाख की हो जाती है। वैसा है, तो हार्ली डेविडसन ऑन रोड इंडिया में शुरू होती थी 5 लाख से। अब 5 लाख के प्राइस पॉइंट पे बाइक ले आओगे तो अफोर्डेबिलिटी खत्म हो गई। तो आम कस्टमर, यूएस का आम कस्टमर बजाज की बाइक चला रहा है, इंडिया का आम कस्टमर हार्ली डेविडसन सोच नहीं सकता। तो उनका तो बिजनेस चल ही नहीं रहा। फिर गवर्नमेंट को बीच में डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रेशराइज किया 2015-16 में, कि बोला ये क्या है, हम तो आपको फ्री में बाइक बेचने दे रहे हैं, यहाँ पे आप 100% ड्यूटी लगा रहे हो। तो कट डाउन करके 75 किया, फिर थोड़ा और कम किया। अब डोनाल्ड ट्रम्प बिजनेसमैन है, उसको ये सब चीजें सरकार से ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस चला रहा है ऑलरेडी अपने कंट्री में। उसने हर बार 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 बोला है, बोले रेसिप्रोकल टैक्सेशन होना चाहिए। जो देश हमारे ऊपर 50% ड्यूटी लगाएगा, हम भी उसमें 50% ड्यूटी लगाएंगे। उसमें बोले अनफेयर क्या है, हम 0% लगाए, आप 75% लगाओ। तो बोले ये कौन सा मैच हुआ, तो हमारा धंधा तो चलेगा ही नहीं। तो बोले मैं पावर में आऊंगा तो रेसिप्रोकल टैक्सेशन होगा। जो कंट्री मेरे ऊपर जितनी ड्यूटी लगाएगा, मैं उसके ऊपर सिंपल उतनी ड्यूटी लगाऊंगा। काम करना है करो, नहीं करना है मत करो। अब जैसे ही ये उसने बोला, अभी वापस प्रेसिडेंट बन गया, उसके बाद ये ट्रेड वॉर शुरू हो गया। अच्छा, चाइना और अमेरिका का तो पंगा चलता ही रहता है। तो चाइना से आने वाले सारे गुड्स के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी, क्योंकि चाइना भी अमेरिका से आने वाले गुड्स पे ड्यूटी ज्यादा लेता है। बोले तुम पूरे वर्ल्ड के एक्सपोर्टर हो, मैन्युफैक्चरर हो, हम पागल बैठे हैं यहाँ पे, तुम ड्यूटी लगाओगे हम भी लगाएंगे। अब चाइना वाला भी झुकेगा नहीं, उसने भी ड्यूटी लगानी शुरू कर दी। दोनों तरफ ये ट्रेड वॉर टैरिफ वॉर शुरू हो गया। अब जितना ये सब करेंगे, अमेरिका टू चाइना या चाइना टू अमेरिका गुड्स का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो टफ हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, अमेरिका में चाइनीज गुड्स अवेलेबल नहीं होंगे, सस्ते गुड्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो वहां पे क्राइसिस की वजह से प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब वो सब जो पैनिक क्रिएट हो रहा है कि चाइना और अमेरिका लड़ रहे हैं आपस में, पूरे वर्ल्ड के सबसे दो बड़ी इकोनॉमीज लड़ रही है, तो बाकी कंट्रीज पे भी तो इम्पैक्ट आने वाला है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये स्टॉक मार्केट में आप देख रहे हो कि इतना जो है वॉलेटिलिटी चल रही है। बिकॉज ये सिर्फ चाइना के साथ नहीं कर रहा है यूएस, सारे नेबरिंग कंट्रीज, बाकी ट्रेड पार्टनर सबके साथ कर रहा है। इंडिया के साथ भी सेम चीज हो रही है, बाकी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मैक्सिको, वो सबके साथ भी वो सेम चीज कर रहा है। कनाडा के साथ भी सेम चीज कर रहा है, कनाडा यूएस में भी सेम मैटर चल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने किसी एक कंट्री को टारगेट नहीं किया, सारे कंट्रीज को टारगेट कर दिया कि भाई जो मेरे पे जितना टैक्स लगाएगा मैं उस पर उतना टैक्स लगाऊंगा। काम करना है करो, नहीं करना मत करो। बोले जो चाइना से आता है नहीं आएगा ना, हम अमेरिका में बनाएंगे, हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग सब प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो लोकलाइजेशन की बात भी कर रहा है, अपने वहां पे खुद मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने की बात भी कर रहा है, और दूसरे कंट्रीज के ऊपर ड्यूटी भी लगा रहा है। अब पूरा वर्ल्ड प्रेशर में। अब यूएस के साथ कितने कितने देर तक पंगा लेंगे, क्योंकि यूएस बहुत बड़ा क्लाइंट है, इंडिया का भी और चाइना का भी। तो अब ड्यूटी कम करो। तो अभी मोदी जी गए थे डोनाल्ड ट्रम्प को मिलने, उससे 2 दिन पहले ड्यूटी कम कर दी थी ऑटोमोबाइल वाले सेक्टर पे, 75 से 50 करके उनको भेजा था। मोदी जी बोले क्या लेके मुंह लेके जाऊंगा, ये तो मुंह पे सुना देता है। एक तो प्रेसिडेंट है, लेकिन वो ऐसा फॉर्मेलिटी कुछ नहीं है, किसी को भी डांट देता है। बोले वहां जाऊंगा तो बातें सुननी पड़ेगी, बोले जाने से पहले ड्यूटी कम करो, ताकि थोड़ा तो एक मैसेज जाए कि नहीं नहीं ड्यूटी कम की है। वो फिर भी गुस्से में था, वहां पे सुना रहा है, बोले लूट रहे हैं हमको इंडिया वाले। क्लियर बोला, मोदी जी बाजू में खड़े हैं, बोले इंडियंस बोले हमको लूट रहे हैं टैक्स के नाम पे, अभी भी 50% ड्यूटी है। वो तो सुनाएगा ही ना, वहाँ 0% अगर आप 50 लगा रहे हो, तो फिर भी बार्गेनिंग तो हो ही नहीं रहा ठीक से उनकी तरफ से, तो उन्होंने वो चीज बोल दी वैसा है। तो ये सारे मैटर की वजह से ही ये ट्रेड वॉर चल रहा है। और जब तक ये सेटल नहीं होगा, अभी न्यूज मार्केट में उस दिन ऐसी थी, बोले चाइना के ऊपर ड्यूटी लगा दी 104%, फिर लगा दी 245%, अगले दिन बोल दिया 90 डेज का ब्रेक, 90 डेज के बाद लगेगी। तो जैसे 90 डेज का ब्रेक बोला, मार्केट ऊपर। जिस दिन बोला ड्यूटी लगा रहे मार्केट नीचे। तो मार्केट को भी समझ में नहीं आ रही कर क्या रहा है। जो डोनाल्ड ट्रम्प बोलता है उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं।
अब ऐसा है कि यूएस और चाइना के वॉर के चक्कर में इंडिया को एक एडवांटेज है कि भाई चाइना के बदले इंडिया यूएस का सप्लायर बन सकता है। तो बाकी कंपनीज यहाँ पे सेटअप कर सकती है कि दो देश लड़ रहे हैं ना, चाइना से अमेरिका गुड्स भेजने हो तो मुश्किल है, बहुत खतरनाक चल रहा है। जो ये लग्जरी ब्रांड्स है ना, चाइना वाले कम थोड़ी है, कि उनकी गवर्नमेंट भी ऐसी है, वो भी किसी को छोड़ती नहीं है। अब चाइना के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि यूएस वाले ने बोला तुम भेजो गुड्स में 250% ड्यूटी लगाऊंगा। तो अब जो भी ब्रांडेड कंपनीज यूएस की है उनका मैन्युफैक्चरिंग तो सारा चाइना में हो रहा है। अब वो लोगों ने माल मंगवाना बंद कर दिया कि ड्यूटी ज्यादा लग रही है, क्या करें। तो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अपने खुद के मोबाइल ऐप्स पे और ये सब पे ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर दी, डायरेक्ट बाईपास करते हुए कि हम ब्रांड के थ्रू बेचेंगे नहीं ना। बोले आपको लुई विटॉन का बैग लेना, 2 लाख रुपए का आता है, हमसे ले लो 20 हजार। खाली ऊपर टैग नहीं आएगा लुई विटॉन का, क्वालिटी वही हम ही तो बनाते हैं। खाली टैग लगाते तो 20 हजार का सामान 2 लाख का हो जाता है। बिना टैग के चलेगा? पब्लिक बोली हाँ क्वालिटी सेम है तो चलेगा। ऑनलाइन ऑर्डर ले रहे डायरेक्टली 1/10 प्राइस पे डिस्पैच कर रहे हैं, बोले लेके जाओ। अब क्या करेगा अमेरिका वाला? अमेरिका के ब्रांड खत्म होते जाएंगे वैसा है। तो वो लोग भी कम नहीं है, ये सब ट्रेड वॉर चल रहा है। डायरेक्ट लोकल मैन्युफैक्चरर सेल कर रहे हो, पूरा डेटा आ रहा है ना, जितने भी ब्रांडेड है, ये माइकल कोर्स है या फिर शैनेल है और जितने ब्रांड्स है जिनके लग्जरी हर्मेज और ये सब के जो बैग्स आते हैं, उनके मैन्युफैक्चरर्स वहां से स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो बोले $60 में मैन्युफैक्चर होता है, $4,000 में बेचते हैं। ऊपर का पूरा प्रॉफिट सिर्फ स्टिकर। हाँ, स्टिकर हटा दो तो वो चीज की वैल्यू कुछ भी नहीं है, और स्टिकर लगा के रखो तो इतनी वैल्यू है। तो जो भी आप लग्जरी ब्रांड के प्रोडक्ट खरीद रहे हो, 2-2 लाख रुपए के बैग है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं है, 15,000, 10,000, 20,000, हाँ उतना ही है। तो ऐसा थोड़ी है कि 2 लाख के बैग में 2 लाख का सामान थोड़ी लगता है। वो स्टिकर के 2 लाख होते हैं, जो लुई विटॉन लिखा है ना, फिर अब दिखा दिखा के फोटो खिंचवा रहे हैं। ठीक है, सेलिब्रिटीज को देखा एयरपोर्ट पे शक्ल बाद में दिखाते, बैग पहले दिखाते हैं, बोले लो बैग का फोटो खींचो। फिर वो इन्फ्लुएंसर लोग उसका पूरा ना स्कैन करके बोले बैग 2 लाख रुपए का है, चप्पल 50,000 रुपए की है, ये टॉप 20,000 रुपए का है, ये वॉच इतने की है। मतलब हमने कहाँ पूछा, तुम प्राइस टैग बन के घूम रहे हो, मतलब खुद ही टैग लटका लिया करो, हम देख ही लेंगे कितने का बैग है, कितने घड़ी है। मतलब शो ऑफ करने की भी हद होती है, ठीक है वैसा है। तो वो चल रहा होता है। तो ये सारा जो प्रोडक्शन है वो चाइना में हो रहा है, और ये ट्रेड वॉर का इम्पैक्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है वैसा। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात अपन कर रहे हैं, तो लॉज क्या है? तो जो एक्ट है दैट इज द कस्टम्स लॉ या कस्टम्स एक्ट 1962। लॉ तो नहीं बोलेंगे, एक्ट वर्ड यूज करेंगे। 1962 तो तब का एक्ट है जो भी एप्लीकेबल है। और इसके साथ एक और है, दैट इज द कस्टम टेरिफ एक्ट 1975। दो एक्ट जो है वो साथ साथ में चलते हैं, 62 एंड 75। अब ये सम वॉट जीएसटी जैसा है, बिकॉज अपन ने जीएसटी पढ़ लिया है। तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें पूरे सिलेबस में रिपीट फॉर्मेट में मिलेंगी, तो उतना अच्छा है, कम पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं है। टेरिफ की बात जीएसटी में भी तो हुई थी। अलग अलग रेट्स होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर, गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर। तो वो सेम यहाँ पे भी है, दैट इज कॉल्ड द टेरिफ एक्ट। इसके अंदर भी वो एचएसएन कोड वाला सिस्टम यूज होता है, ये सब मैंने आपको जीएसटी में बताया भी है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाला। तो वो 8 डिजिट का कोड होता है, वैसी बात हुई थी। और अपन ने वो उसका टेरिफ देखा भी था, अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात की थी, उसमें 8 डिजिट से चैप्टर नंबर, हेडिंग नंबर, टेरिफ आइटम, सब टेरिफ वो करके ऐसे 8 डिजिट का कोड था। तो वो एचएसएन कोड वाला फॉर्मेट यहाँ पे भी फॉलो होता है, और हर एक प्रोडक्ट को यहाँ पे एनलिस्ट किया हुआ है, जिसके ऊपर कितनी ड्यूटी लगेगी वो बताया हुआ है। अब जैसे लग्जरी कार्स हैं, रोल्स रॉयस और ये सब गाड़ियां लोग इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, टेस्ला इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी है 100%। तो आप 3 करोड़ की रोल्स रॉयस इंपोर्ट करोगे तो 6 करोड़ की हो जाएगी। बेसिक कस्टम ड्यूटी 100% है, और एडिशनल ड्यूटीज भी लगती है। तो वो मिला के ना टोटल ड्यूटी का जो अमाउंट है वो अप टू 200% चला जाता है वैसा। तो मैं सूरत में एक डायमंड मर्चेंट ने रोल्स रॉयस इंपोर्ट की थी 4 करोड़ की, उसके घर तक आते आते वो गाड़ी हो गई 12.25 करोड़ की, ड्यूटीज मिला के। तो इतना तो रोल्स रॉयस वाले ने खुद नहीं कमाया, जितना सरकार ने कमा लिया सिर्फ ड्यूटी लगा के। 100% तो बेसिक ड्यूटी है, 4 करोड़ पे 4 करोड़ ड्यूटी, 8 करोड़ की गाड़ी वैसे हो गई। बाकी एडिशनल ड्यूटीज और लगती है, आरटीओ का टैक्स लगता है। 8% तो आरटीओ का टैक्स है गाड़ी की वैल्यू पे। 10 करोड़ की गाड़ी पे आरटीओ ने कितना कमाया? 80 लाख रुपए, सिर्फ पासिंग करने का। इसमें लेम्बोर्गिनी आई थी सूरत में फर्स्ट टाइम, वो लेम्बोर्गिनी 4 करोड़ की थी, 36 लाख रुपए आरटीओ का टैक्स था, रजिस्ट्रेशन। सोचो, इतने में तो बंदा था फॉर्च्यूनर खरीद लेता। हाँ, तो वैसा आ रहा था न्यूज में, उसकी रिसीट आई थी, पेपर में फोटो आया था। तो बोले 4 करोड़ की गाड़ी पे 36 लाख रुपए तो आरटीओ पासिंग का पे किया। बोले इतने में तो एक ऑडी A4 एक फॉर्च्यूनर आराम से ले लेता, जितने का पासिंग करवाया वो अलग है। तो उतना चार्ज कर रहे हैं लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो टैरिफ जो है वो इस तरीके से वर्क करता है। क्लियर, ये समझ आ गया? देखते हैं।
अब थोड़ा थियरी में से आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो समझ लो। देखो जो बेसिक बातें आपको बताई सब यहाँ पे लिखी है। अब हम थोड़ा क्विकली जाएंगे, मेन चीजों पे बात करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज का अपना कोई रेफरेंस नहीं लेना, हमें सिर्फ कंसेप्ट ध्यान रखना है। एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है ये बोल दिया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे। टोटल 161 सेक्शंस है कस्टम्स एक्ट 1962 में, अपन सारे नहीं पढ़ने वाले, ऐसे टोटल क्वांटिटी आपको दे रखी है। अच्छा, इसको एडमिनिस्टर करने के लिए एक अथॉरिटी है। जीएसटी को एडमिनिस्टर करने के लिए कौन सी अथॉरिटी थी, नाम याद है? हाँ, एपेक्स बॉडी कौन सी है जो रेगुलेट करती है? काउंसिल जीएसटी की, वो तो टैरिफ और वो सब डिसाइड करती है। और कुछ? हाँ, सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या था? ये तो इनडायरेक्ट है ना, वो तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। हाँ, सीबीडीटी तो इनकम टैक्स के लिए ना, तो इसके जीएसटी के लिए रिवीजन भी करा दिया, आपको याद होना चाहिए। सही है। सीबीआईसी की सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, अरे सीबीआईसी, वही अथॉरिटी यहाँ पे भी है, दैट इज सीबीआईसी। ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी। दोनों नाम आ गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स है। कस्टम ड्यूटी कलेक्ट कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला मैटर है ना, तो इंटर स्टेट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल में शेड्यूल नंबर 7 में ये पूरा रेफरेंस है, जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर मिला है तो वो ड्यूटी लगा सकते हैं। अगर ये नहीं लिखा होता तो फिर कस्टम ड्यूटी लगाने का पावर गवर्नमेंट के पास नहीं रहता, ये बोला हुआ है। दो एक्ट के नाम मैंने आपको बताया, सीबीआईसी के बारे में बात की, ये सब बोला हुआ है। अब रूल्स रेगुलेशन की बात हो रही है, थियरी आंसर भी हो सकता है। रूल्स और रेगुलेशंस कौन बनाता है और उसका क्या इंपैक्ट है वो देखना है। रूल्स बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है, और रेगुलेशंस बनाने का पावर जो है वो सीबीआईसी को है। अब बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और सीबीआईसी में सुपीरियर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट या सीबीआई? सेंट्रल गवर्नमेंट। सीबीआईसी तो उनके थ्रू ही सेटअप की गई वैसा है। तो भाई अगर प्रायोरिटी वाइज देखे तो एक्ट सबसे सुपीरियर है, उसके बाद रूल्स और उसके बाद रेगुलेशंस। ठीक है, हम पढ़ेंगे अलग अलग रूल रेगुलेशन, जैसे बैगेज रूल्स करके एक आएगा, कस्टम वैल्यूएशन रूल्स आएगा। आपने जीएसटी में वैल्यूएशन रूल्स पढ़े थे, वैसे यहाँ पे भी है, कस्टम वैल्यूएशन रूल्स भी होते हैं वैसा है। रेगुलेशंस के नाम पे सीबीआईसी ने भी कुछ रेगुलेशंस बना रखे हैं, बिल ऑफ एंट्री एंड ऑल, तो आगे देखेंगे सिलेबस में तो पता चल जाएगा। फिर आ गया चार्जिंग सेक्शन। अब डीटी पढ़ने के बाद आपको पता है चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, नंबर याद नहीं होते आपको, लेकिन कंसेप्ट तो पता होगा, ऐसा मान के चल सकते हैं। अब यहाँ पे कस्टम्स एक्ट 1962 में सेक्शन नंबर 12 है, विच इज द चार्जिंग सेक्शन। इसमें बोला भाई कस्टम ड्यूटी जो है वो गुड्स के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे एप्लीकेबल हो सकती है, एक्सपोर्ट पे भी ड्यूटी लगा सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक्सपोर्ट पे ड्यूटी होती नहीं है, कितनी बार एक्सपोर्ट्स को भी रोकना पड़ता है, ऐसा भी होता है। बोले सर एक्सपोर्ट तो फेवरेबल है, क्यों रोकना पड़ता है? बिकॉज लोकल मार्केट में जो प्रोडक्ट शॉर्टेज में है, ट्रेडर्स उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगा देती है ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके इन केस ऑफ शॉर्ट सप्लाई, वैसा भी होता है। नेक्स्ट बोला, जो ड्यूटी के रेट है वो आपको कहाँ मिलेंगे, टैरिफ एक्ट में, ये अपन ने बात कर ली। और गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि उनके जो गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, उस पर वो खुद को एग्जेम्पशन दे सकते हैं, ये बेस्ट पावर होता है, खुद ही को एग्जेम्प्ट कर देना, सब पे टैक्स लगेगा मैं नहीं भरूंगा, ये ऐसी बात हो गई। तो ये पावर है इनके पास, और ये सेक्शन 25 में नोटिफिकेशन के थ्रू यूज करते हैं इसको, तो खुद तो टैक्स भरेंगे नहीं। देखो जो, नहीं नहीं, मोदी जी के लिए मर्सिडीज आएगी तो उस पर नहीं लगेगा। सरकार खुद देखो, जो कानून बना रहा है वो खुद क्यों फॉलो करेगा? तो अपने इंडियन ट्रेडिशन में जो कानून बनाता है दूसरे के लिए बनाता है, खुद के लिए थोड़ी बनाता है, सीधी बात है। और नहीं लग रहा है तो ठीक भी है। अब मोदी जी के लिए बीएमडब्ल्यू आई, मर्सिडीज आई, बुलेट प्रूफ होती है, 10-10 करोड़ की एक गाड़ी है। अब वो 10 करोड़ की गाड़ी इंपोर्ट करोगे, उस पर 10 करोड़ ड्यूटी, मोदी जी कौन सा अपनी सैलरी में से टीडीएस कटवाएंगे? वो तो सरकारी फंड में से जाएगा। सरकारी फंड कहाँ से आया, अपने टैक्सेस में से आया। तो हम ही खुद टैक्स भर रहे हैं मोदी जी की गाड़ी पे, भाई मत लो ना, तुम टैक्स मत लगाओ, चलेगा, अपने को महंगा पड़ेगा। तो नहीं लग रहा है वो अच्छा ही है, वो पर्सनल पॉकेट से नहीं जाने वाला है, वैसा है। प्लेन इंपोर्ट किया है, एयर इंडिया वन, 9,000 करोड़ का प्लेन है, सोचो उस पर ड्यूटी भरने जाएंगे तो अपन सब कहाँ जाएंगे, एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। तो नहीं लग रहा है तो अच्छी बात है। अब कस्टम टैरिफ एक्ट जो बात हो रही थी 75 का, उसके दो पार्ट है, शेड्यूल 1 एंड 2। एक इम्पोर्ट टैरिफ है, एक एक्सपोर्ट टैरिफ है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा किसमें क्या है। ये लिस्ट तो बहुत बड़ी है, और इसमें हार्डली कुछ 20-25 प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, बाकी 99.9% तो एग्जेम्प्ट होते हैं। कि गवर्नमेंट की नेसेसिटी है कि लोग एक्सपोर्ट करें, और जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना अच्छा है, तो इसमें टैरिफ में बहुत कम चीजें आती है।
स्टेजेस हैं कस्टम ड्यूटी चार्ज करने के। लेवी, असेसमेंट, कलेक्शन, 3 पॉइंट्स माने जाते हैं। लेवी का मतलब है ये आइडेंटिफाई करो कि किससे टैक्स कलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई द पर्सन। असेसमेंट का मतलब कितना टैक्स कलेक्ट करना है। और लास्ट स्टेज होता है कलेक्शन, एक्चुअली में पैसा आप चार्ज कर लो, वैसा हो गया। डेफिनेशन आ गई, वो तो फिर बीच बीच में जैसे आएगी मैं समझाता जाऊंगा। एक डेफिनेशन जो अपन ने जीएसटी के टाइम पे भी देखी थी, इंडिया की डेफिनेशन, आपको ध्यान होगा, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के आजू बाजू 12 नॉटिकल माइल्स की बेस लाइन, वो सब देखा था, वो सेम डेफिनेशन है, तो उस पर भी वापस नहीं जाते। नेक्स्ट पार्ट आ गया, टाइप्स ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज। ये देख लो, अलग अलग टाइप की ड्यूटी लगती है। जैसे मैंने आपको बोला गाड़ियों पे बेसिक ड्यूटी लगती है 100%, तो वो है बेसिक कस्टम ड्यूटी। वैसे ही और भी ड्यूटीज हैं यहाँ पे, एक एक करके वो टाइप्स हमें देखने हैं और उसका मीनिंग समझते जाते हैं। मॉड्यूल में तो उन्होंने एक एक पैराग्राफ में एकदम कट शॉर्ट करके खत्म कर दिया। उसमें से पढ़ाता तो आधी चीजें आपको समझ में भी नहीं आती। मैंने थोड़ा कंटेंट जैसा था मेरे पर डिटेल में वैसे ही रखा है, बट एकदम वर्ड टू वर्ड जाऊंगा नहीं, आपको सिर्फ मीनिंग कन्वे करना है तो अपने उतना ही रखेंगे कि कंटेंट के वेटेज के हिसाब से चलेंगे। बेसिक कस्टम ड्यूटी नाम से पता चल रहा है, कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट होगा तो उस पर लगने वाली फर्स्ट ड्यूटी, दैट इज कॉल्ड बेसिक कस्टम ड्यूटी। इसका जनरल रेट होता है 10%। और भी रेट होते हैं, किसी में 100%, किसी में 50%, प्रोडक्ट वाइज अलग अलग होता है, लेकिन एक जनरल रेट बोला जाता है 100, मतलब 10%। इसकी भी दो कैटेगरीज है, एक बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट, एक बोलते हैं प्रेफरेंशियल रेट। स्टैंडर्ड रेट मतलब जो सबके लिए है। प्रेफरेंशियल रेट का मतलब है कि जब दो कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक रिलेशन होते हैं, कोई अग्रीमेंट्स हुए होते हैं, तो एक दूसरे को डिस्काउंट्स भी देते हैं कि भाई इंडिया और रशिया के बीच में रिलेशन अच्छे हैं, तो भाई इनके बीच में अग्रीमेंट हो गया। वे सपोज रशिया से हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जैसे मोबाइल फोन इंपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर नॉर्मली जो 10% ड्यूटी होती है उसके बदले 7.5% लगेगी, इस टाइप का। तो इससे क्या होगा ना, रशिया के मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स का बिजनेस बढ़ेगा, इंडिया से उनको ज्यादा काम मिलेगा। वैसा ही कोई बेनिफिट रशियन गवर्नमेंट ने भी इंडिया को दिया होगा। तो ऐसे इंटर गवर्नमेंट अग्रीमेंट्स होते हैं जहाँ पे कुछ प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्रेफरेंशियल और अ डिस्काउंटेड रेट, वैसा हो गया। अब जब इंपोर्टर वहां से इंपोर्ट करेगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये क्लेम करना कि वो जो इंपोर्ट कर रहा है वो प्रेफरेंशियल रेट पे एप्लीकेबल होता है। अगर आप क्लेम करना भूल गए तो बाई डिफॉल्ट क्या लग जाएगा, स्टैंडर्ड रेट। आए बात समझ में, ये पॉइंट है। अलग अलग ड्यूटीज लगती है, ये एक ड्यूटी है दैट इज कॉल्ड सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ये इन्होंने लगाना स्टार्ट किया 2 Feb 2018 से। ठीक है, उसके पहले एजुकेशन सेस के नाम से लगता था। अब ये सोशल वेलफेयर से किसका वेलफेयर हो रहा है पता नहीं, लेकिन जब आप इंपोर्ट करते हो तो जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है ना, उसका 10%, बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10%। और अगर आपके गुड्स 100 रुपए के हैं और उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी स्टैंडर्ड है 10%, तो 10 रुपए ड्यूटी होगी। इस 10 रुपए का 10% मतलब इफेक्टिवली 1 रुपया, तो गुड्स की वैल्यू पे इट इज 1%, वैसा होता है। तो ये सरचार्ज आपको पे करना पड़ता है, वो ध्यान रखना है। एक्सपोर्ट पे एप्लीकेबल नहीं है, तो अंडरस्टूड है। पेट्रोल के ऊपर सोशल वेलफेयर सरचार्ज में डिस्काउंट है, जो 10% का रेट था ना, पेट्रोल पे कितना हो जाएगा, 3%, वैसा है। तो 1 रुपए के बदले 30 पैसे हो गया। हेल्थ सेस लगता है, वो भी लगाया। ऐसे प्रोडक्ट्स जो मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं, उनको इंपोर्ट करने पे हेल्थ सेस लग सकता है एक्स्ट्रा 5%। फिर ये देख लो, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। ये आपका जो पेट्रोल भरवा रहे हो ना, 96 रुपीज, 94 रुपीज, उसमें 8 रुपए पर लीटर ये लगता है, 8 रुपीज पर लीटर। रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, नाम से तो पता चल ही रहा है किस चीज के लिए मांग रहे हैं, रोड के लिए। और रोड कैसे बनते हैं वो भी आपको पता है, ये 8 रुपए लीटर आपका वेस्ट हो रहा है वैसे। हाँ, ठीक है, इससे रोड डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, दोनों के ठिकाने नहीं। हाईवेज अच्छे बना रहे हैं, लेकिन लोकल रोड पे कोई भरोसा नहीं होता। लास्ट ईयर अपने यहाँ सूरत के रोड इतने खराब हो गए, बारिश के टाइम में तो अलग ही थे, इतने खराब रोड कभी नहीं देखे। फिर बाद में क्या है ना, मीडिया वाले गालियां देते हैं, पब्लिक गालियां देती है, बोले क्या किया। सोशल मीडिया पे सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर देते हैं, तो चीफ मिनिस्टर का पेज है उसको भी नहीं छोड़ते, तो उसमें आ जाता है। फिर चीफ मिनिस्टर खुद आ रहे हैं, फिर बोले मैं सूरत के रोड बनवा रहा हूँ, इतने पैसे दे रहा हूँ। बोला उसमें कौन सी मेहरबानी कर रहे हो, पिछले साल करना चाहिए था। पूरा बारिश में इतना परेशान हुई पब्लिक, इतनी गालियां दी, अब जाके बनवा रहे हो। तो ये होता है, इन सब पैसों से हो रहा है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 3 का सबसेक्शन 1, इसको हम बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। नया वर्ड है, जनरल वर्ड है, काउंटर वेलिंग। एक ड्यूटी के बदले लगाई जाने वाली दूसरी ड्यूटी, दैट इज कॉल्ड काउंटर वेलिंग ड्यूटी, या इसको बोलते हैं एडिशनल कस्टम ड्यूटी। अब ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्यों लगा रहे हैं वो समझना, इसका ऑब्जेक्टिव समझो। इंडिया में अगर आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो, तो उस पर अभी तक जो टैक्स लगता था उसको हम बोलते थे एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी इन्होंने हटा दी, अब लगता है जीएसटी।
मैन्युफैक्चरिंग पे भी टैक्स है, फिर बेचने पे भी टैक्स है, खरीदने पे भी टैक्स है, प्रॉफिट कमाओ उस पर भी टैक्स है, खर्चा करो उस पर भी टैक्स है, हर चीज पे आपको टैक्स भरना ही भरना है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग पे लगने वाला टैक्स। अब क्या है ना, इंडियन पब्लिक जुगाड़ ढूंढती है टैक्स बचाने के। किसी ने आइडिया दिया, बोले इंडिया में गुड्स बनाते ही क्यों, मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी बचाओ, बाजू में चाइना में प्लांट लगा लो, बांग्लादेश में लगा लो, वहां से मैन्युफैक्चरिंग करके इंपोर्ट कर लेना। बोले फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। बोले मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी है 12.5%, बेसिक कस्टम ड्यूटी है 10%, सस्ता ही पड़ रहा है ना, तो लगा दो प्लांट वहां पे चाइना में, यहाँ क्यों बनाना है। अब सब लोग ऐसा करेंगे, इंडिया के बाहर चले जाएंगे, तो यहाँ लोकल लोगों को काम ही नहीं मिलेगा। अब गवर्नमेंट ने सोचा है, तो टेंशन वाली बात है। तो उनके एडवाइजर ने बोला सर कोई टेंशन नहीं, अपने को क्या जाता है, एक ड्यूटी तो लगानी है, 1 सेकंड में सब बंद हो जाएगा। अब इन्होंने लगा दी एडिशनल कस्टम ड्यूटी। इस कस्टम ड्यूटी का लॉजिक ये है कि अगर कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं, तो अगर वो इंडिया में बनते, तो उस पर कितनी मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी होती, उसके बराबर लगेगी एडिशनल कस्टम ड्यूटी। तो अब जब आप इंपोर्ट करते हो ना, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लगती ही लगती है, एडिशनली ये ड्यूटी भी लगती है। तो अगर कोई इंडिया के बाहर अपना प्लांट सेटअप कर रहा है इस रीजन से कि वो मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स बचा ले, वो आइडिया फ्लॉप हो चुका है। क्लियर। अब ऐसा करोगे डबल ड्यूटी लगेगी, बेसिक ड्यूटी देनी पड़ेगी प्लस जीएसटी के बराबर एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। अच्छा, इसका कोई रेट यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, यहाँ पे सिंपल बोल दिया यही गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करते तो कितना टैक्स लगता, जीएसटी जो भी लगता हो उतनी ड्यूटी दे देना। तो इन शॉर्ट वो काउंटर वेलिंग का मतलब एक के बदले दूसरी बैलेंसिंग हो गया। इस पर्पज से ड्यूटी लगाई जाती है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सरकार का फेवरेट, जो पीने के लिए ना बोलते हैं लेकिन बेचते भर भर के, ये है अपना अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बोला अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी नहीं है, पहले से ही नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी लगती है। अब बोले कोई लिकर इंपोर्ट करे, तो फिर उसमें एक्साइज ड्यूटी कैसे लगाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई सेंट्रल रेट तो है ही नहीं, और हर स्टेट की एक्साइज ड्यूटी अलग होती है। इसलिए लिकर के प्राइसेस जो है स्टेट वाइज डिफरेंट होते हैं। अपने स्टेट में बैन है, इसलिए अपने पास एमआरपी अवेलेबल नहीं है, मार्केट में क्या रेट पे मिलती है वो अलग चीज है, लेकिन बाकी स्टेट्स में क्या है ना, एमआरपी पे बिकती है, लीगली सेल होती है, तो सब स्टेट में प्राइसेस जो है वो अलग अलग है। तो ये पॉइंट तो पहले क्लियर किया। अब बोला ऐसे में करेंगे क्या, बोला कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगा ही लेंगे। जिस स्टेट में इंपोर्ट हो रही है उस स्टेट की गवर्नमेंट जितनी एक्साइज ड्यूटी लगाती है उसके बराबर आपको काउंटर वेरिंग ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो जस्ट बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं लगाती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप काउंटर वेरिंग ड्यूटी से बच जाओगे। काउंटर वेरिंग ड्यूटी तो आपको देनी है, हम रेट जो है स्टेट गवर्नमेंट वाला यूज कर लेंगे। अब कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का यूज करेंगे क्लैरिफाई नहीं किया, विच एवर इज हायर लोअर एवरेज ऐसा कुछ नहीं बोला, कॉमन सेंस लगा के जो रेट एप्लीकेबल होता हो, लेकिन ड्यूटी अपने को चार्ज करनी है, ये पॉइंट है। पेट्रोल और ये सब चीजों पे अभी ड्यूटी जो है पुरानी वाली ही चल रही है। पेट्रोल पे अपन ने बात की थी ना, जीएसटी आया नहीं, जो पुराने टैक्सेस है वही चल रहा है। तो कैलकुलेशन दे रखा है, वैल्यू ऑफ द गुड्स जैसे 100 रुपीज, उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% या जो भी है, प्लस जो टोटल आएगा, टोटल के ऊपर लगती है एडिशनल कस्टम ड्यूटी। इस पे भी लगेगी और इस पे भी लगेगी। बोले एडिशनल कस्टम ड्यूटी ना बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर भी लगती है। अब बोले सर ड्यूटी पे ड्यूटी में देनी पड़ेगी, जो करना है करो, नहीं समझ आता तो इम्पोर्ट मत करो, फैक्ट्री लगाओ इंडिया में गुड्स बनाओ और परेशान हो जाओ। ठीक है, वैसा है। नेक्स्ट आ रहा है 3 का सबसेक्शन 5। दिस इज ऑल्सो स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, या फिर आप उसको भी काउंटर वेरिंग ड्यूटी ही बोल सकते हो, लेकिन इसको लगाने का पर्पज जो है वो अलग है। जैसे हमने वहां देखा एक्साइज ड्यूटी के बदले लगने वाला टैक्स, ये जो है वैट टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स के बदले लगने वाला टैक्स। अब इसका कंसेप्ट ऐसा है कि इंडिया के कोई लोकल मेड गुड्स होते हैं और वो आप इंडिया में ट्रेड करते हैं, तो उस पर सेल्स टैक्स लगता है। आज जिसको जीएसटी बोलते हैं, पहले उसको वैट टैक्स बोलते थे, वैल्यू एडेड टैक्स। तो बोला अगर आप इंपोर्टेड गुड्स को इंडिया में बेच रहे हो और आप उस पर वैल्यू एडेड टैक्स नहीं कलेक्ट करने वाले हो, तो पहले ये वाली ड्यूटी भर दो, और अगर करने वाले हो तो मत भरो। बोला हमें सेल्स के ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट इंपोर्टेड हो या लोकल मेड हो। इंपोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग आपसे ड्यूटी पहले ही ले लेंगे, अगर आप बाद में पब्लिक से चार्ज नहीं करने वाले हो, तो इसको बोलेंगे स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। इसका इन्होंने मैक्सिमम रेट फिक्स किया हुआ है 4%, जो पीछे वाले पॉइंट में नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम कितना फिक्स कर दिया, 4%। और कैलकुलेशन कैसे होगा यहाँ पे दिया हुआ है, फ्लो बताया हुआ है। देखो पहले गुड्स की वैल्यू, उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसके ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी 3(1) वाली, उसके ऊपर आएगा आपका सोशल वेलफेयर सरचार्ज, समझ आया। उसके बाद आएगा ये एडिशनल कस्टम ड्यूटी 3(5) में, जो अभी अपन ने देखी, इन प्लेस ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, तब जाके आपका गुड्स का टोटल बनेगा। तो वैसे एक के बाद एक जो ऑर्डर है वो फिक्स है, रैंडमली किसी भी ऑर्डर में आप ड्यूटी नहीं लगा सकते, नहीं तो कैलकुलेशन में फर्क आ जाए। वैसे बोलो, स्टोरी समझ आ रही। नेक्स्ट, अब बोला कि जो प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं
उनमें एक्साइज ड्यूटी लगानी तो बंद कर दी, उसके बदले क्या आ गया, IGST। तो हम जीएसटी में बात कर चुके हैं। एक सेक्शन 6 है, सेक्शन 7 है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव ड्यूटी। ये सब एक एक पैराग्राफ में दे रखा है, तो मैंने शॉर्ट ही रखा हुआ है इसको। प्रोटेक्टिव ड्यूटी का मतलब ये है कि सरकार को अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना हो तो ड्यूटी के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। अभी जैसे अभी पाकिस्तान के साथ मैटर हो गया, पहले भी ये पुलवामा वाला अटैक हुआ था 2019 में, तब गवर्नमेंट ने ये किया था, पाकिस्तान से आने वाले सारे गुड्स के ऊपर ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी थी। जैसे सीमेंट है, तो सीमेंट इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, तो कुछ सीमेंट कंपनीज, लेदर कंपनीज, कलर केमिकल का कुछ काम चलता है। थोड़े बहुत ही बिजनेस है गिने चुने, बाकी तो जो चल रहे अपने को मालूम है। तो थोड़े बहुत जो लीगल बिजनेस है उसमें सीमेंट बिजनेस है। सीमेंट इम्पोर्ट के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, बेसिक कस्टम ड्यूटी कर दी 200%। ये अटैक के बाद इकोनॉमिक तरीका है आजकल वॉर करने का, कि भाई बॉर्डर पे जाकर लड़ने की जरूरत नहीं है। एक कंट्री की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाओगे, अपने आप सीधे हो जाएंगे। उनकी इकोनॉमी तो है ही नहीं वैसे भी, तो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ढूंढना पड़ता है कि कहाँ से नुकसान पहुंचा है। लीगली कोई इकोनॉमी नहीं है, कुछ काम ही नहीं हो रहा, तो बोलो सीमेंट फैक्ट्री है, वहां से इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में, सीमेंट पे ड्यूटी बढ़ा दो, सीधा कर दी 200%। अब 100 रुपए की सीमेंट अगर 300 की पड़ेगी तो कौन इम्पोर्ट करेगा? सब लोग दूसरे कंट्री से खरीदेंगे, अपने आप उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो अपने रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने कंट्री की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस ड्यूटी का यूज करके अपन बैलेंस कर सकते हैं। बीच में इंडिया में पल्सिस दाल, ठीक है, पल्सिस ग्रो होती है, सारी पल्सिस इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट हो रही है, इंडिया में शॉर्टेज हो रही है, फिर लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अननेसेसरी महंगा पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ा दी, 50% ड्यूटी लगा दी। अब एक्सपोर्ट महंगा कर दोगे तो बाहर आएगा ही नहीं, नहीं बिकेगा तो लोकल में बेचना पड़ेगा, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। दैट इज प्रोटेक्टिव ड्यूटी। तो ये डायरेक्टली बैन नहीं करते, ड्यूटी बढ़ा देते हैं। सेफ गार्ड ड्यूटी, इसका भी अपना पर्पस है। इंडिया में बहुत ज्यादा गुड्स जब लार्ज क्वांटिटी में इंपोर्ट होने लग जाए तो आपको पता ही है, डॉलर्स खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने एक लिमिट लगाई है कि भाई एक पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्री से एक लिमिट से ज्यादा अगर आप इंपोर्ट करोगे तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगेगी। उसको बोलते हैं सेफ गार्डिंग ड्यूटी, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लोकल मैन्युफैक्चरर्स। और ये 3% की लिमिट है। टोटल जितना भी इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है उसका अप टू 3% आप एक कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा करोगे तो ड्यूटी लगा देंगे। तो ये कंडीशन होती है, कुछ एग्जेम्पन्स भी है इसमें। अब इंपोर्ट करने वाली एंटिटी अगर 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, ये होता क्या, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ऐसा यूनिट जो जितना भी इंडिया में कंज्यूम करता है, मैन्युफैक्चर करता है, प्रोडक्शन करता है, सब कुछ इंडिया के बाहर जाके बेचता है। 100% सेल्स आउटसाइड इंडिया। तो ऐसी कंपनी अगर इंडिया में कुछ इंपोर्ट करे तो हमारी इकोनॉमी को नुकसान है कुछ? जो प्रोडक्ट इंडिया में बिकता ही नहीं है, मंगवाया, प्रोडक्शन में यूज किया, फिनिश प्रोडक्ट बनाया, आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट कर दिया, तो इंडियन लोकल वेंडर्स को क्या नुकसान है? तो उनके ऊपर फिर ये ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए, ये अंडरस्टूड सी बात है, कोई लॉस ही नहीं हो रहा इकोनॉमी को वैसा। ये ड्यूटीज लगती है ना तो एक लॉन्गर टर्म के लिए लगाई जा सकती है, जैसे 4 साल के लिए एक साथ लगा दी। बीच में क्या, एल्यूमिनियम के ऊपर सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दी, चाइना से एल्यूमिनियम इंपोर्ट किया, इतनी क्वांटिटी से ऊपर चला गया ड्यूटी, तो 4 साल के लिए इम्पोज कर दी। इसको बढ़ा के 10 साल तक भी लेके जा सकते हैं, ऐसा होता है। तो एक बार अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स तक रहेगी। नेक्स्ट है काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स। सब्सिडी क्या होता है वो तो आपको पता है, गवर्नमेंट आपको कुछ बेनिफिट्स देती है कि भाई आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो कुछ पैसे हमारी तरफ से आपको मिलेंगे, वैसा है। तो एक देश की सरकार अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी की वजह से उनके गुड्स इतने सस्ते हो जाते हैं कि अपने लोकल गुड्स से भी सस्ते में इंडिया में गुड्स आ रहे हैं। तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को तो नुकसान होगा, एट पार फाइट होना चाहिए ना प्राइस को लेके। गवर्नमेंट ने यहाँ पे लगा दी काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सामने वाला देश जितनी सब्सिडी आपको देगा उतनी हम आप पे ड्यूटी लगा देंगे। बात समझ आई? तो अपने आप क्या होगा, बैलेंसिंग हो जाएगा, एक तरफ सब्सिडी, दूसरी तरफ ड्यूटी। क्लियर, ये स्टोरी समझ आया? उसको बोलेंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी। बोलो यहाँ तक कुछ क्वेरी? लास्ट पार्ट है इसका, दैट इज कॉल्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेक्शन 9। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, एंटी डंपिंग। पहले तो समझो डंपिंग क्या होता है। चाइना इस चीज के लिए बड़ा बदनाम है, डंपिंग। वो लोग क्या करते हैं, जितने में अपने लोकल मार्केट में गुड्स बेचते हैं ना, उससे सस्ते में एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं। नॉर्मली अगर मैं इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चर करके गुड्स बेच रहा हूँ तो एक रेट पे बेचूंगा, लेकिन अगर यूएस का क्लाइंट आएगा तो मैं उससे थोड़ा ज्यादा ही चार्ज करूंगा, प्रीमियम चार्ज करूंगा। चाइना वाला उल्टा करता है, अपने लोकल मार्केट में जो प्रोडक्ट 100 रुपए में बेचता है वो इंडिया जैसे मार्केट में 80 रुपए में बेच देता है। अब वो क्यों कर रहा है ऐसा? ताकि वहां की लोकल इंडस्ट्री जो है वो नुकसान में जाए और धीरे धीरे ये लोग मार्केट कैप्चर कर लें। दैट इज कॉल्ड डंपिंग। अपने लोकल प्राइस से भी सस्ते रेट में एक्सपोर्ट करना, टेक्निकली हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड डंपिंग।
अब इस डंपिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ड्यूटी लगा सकती है। अब ड्यूटी कैसे लगती है वो समझो, कैलकुलेशन देख लो इसका थोड़ा, ज्यादा नहीं है, छोटा सा ही पॉइंट। देखो, जो चाइना है, चाइना का खुद का लोकल मार्केट होगा। लोकल मार्केट में वो प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपए में बिकता है। लेकिन वही चाइना जब एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट टू इंडिया, तो वो एक्सपोर्ट कितने में कर रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है 85 रुपीज में, ये मान लो। अब इंडिया में लोकल गुड्स बनते होंगे, लोकल इंडियन गुड्स, ये इंडिया में सेल हो रहे हैं 90 रुपए में, ऐसा मान लेते हैं, ये डेटा है। अब देखो, वो जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ना, वो ये है 15 रुपए। इसको हम बोलते हैं डंपिंग मार्जिन। समझ आया? लेकिन हमें एक्चुअली में नुकसान कितना हो रहा है, 5 रुपए। फाइट तो यही है ना, इंडियन कस्टमर चाइना जाके तो गुड्स खरीदता नहीं है, इंडियन कस्टमर तो इंडियन लोकल मार्केट से गुड्स खरीदता है। तो इंडियन लोकल गुड्स 90 रुपए बिकते हैं, चाइना वाला 85 में बेच रहा है। तो नुकसान तो ये 5 रुपए की वजह से हो रहा है। तो इसको इन्होंने नाम दिया है, दिस इज कॉल्ड इंजरी मार्जिन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंजरी मार्जिन। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, इस इंजरी को रोकने के लिए ड्यूटी लगाती है। ड्यूटी कितनी लगा सकती है, तो बोला इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, डंपिंग मार्जिन और इंजरी मार्जिन दोनों में से विच एवर इज लोअर। और इंजरी मार्जिन में स्लोअर होता है। हाँ, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर। ध्यान से बच गई। अच्छा, मैं देखा बट शायद लाइट बंद हो गई, तो मुझे लगा आई कि नहीं, पता नहीं, चालू दिख नहीं रहा था ऐसा, कोई नहीं। ठीक है, तो उसमें आप नोट करके रख लेना, इन दोनों में से विच एवर इज लेस। अब देखो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, जो गुड्स चाइना से 85 रुपीज में इंपोर्ट हो रहे हैं ना, उस पे इंडियन गवर्नमेंट 5 रुपए ड्यूटी लगा देगी, ये समझ लो। तो गुड्स कितने के हो जाएंगे, 90। अब देखो, चाइनीज गुड्स और इंडियन गुड्स का प्राइस हो गया एट पार। तो फाइट क्वालिटी पे होगा, प्राइस पे नहीं होगा। मेन बात वो है, क्योंकि प्राइस पॉइंट पे क्या फाइट कर सकते हो, सस्ता बेचो 4 दिन, उनका नुकसान होने दो, थोड़ा नुकसान झेल लो, एक बार उनकी दुकान बंद हो जाए फिर भाव बढ़ा दो। तो वो स्कीम तो पुरानी है। अब ये जब दोनों प्राइस पॉइंट सेम आ गए, भाई चाइनीज गुड्स भी 90 के हो गए, इंडियन गुड्स भी 90 के, तो फाइट आमने सामने होगा, ये वैसा है। बोलो, स्कीम समझ आई? तो ये है एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो लिमिटेड ही पढ़ना है इसमें, कंसेप्ट तो आपको पूरा बता ही रहा हूँ।
एंटी डंपिंग ड्यूटी 5 साल के लिए लगा सकते हैं, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं फॉर फर्दर 5 years, और बीच में सोचने के लिए 1 साल का टाइम भी ले सकते हैं। 5 साल खत्म हो गए, गवर्नमेंट बोले हम सोच रहे हैं और इसको एक्सटेंड करें या ना करें बताते हैं, सोचने में 1 साल लगा देंगे, तब तक भी ड्यूटी लगती रहेगी, और फिर एक्सटेंड करेंगे तो और फर्दर 5 years के लिए कर सकते हैं। तो टोटल एप्लीकेबिलिटी कंटिन्यूसली 11 साल की हो गई, 5 + 1 + 5। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 10 पे। ओके, इसके बाद राउंडिंग ऑफ बोला है, वो तो इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ ₹1, बेसिक बात है। फिर बात हो रही है गुड्स विच आर सोल्ड फ्रॉम डीटीए टू एसईजेड। डीटीए मतलब डोमेस्टिक टेरिफ एरिया, एसईजेड आपको पता ही है। तो डीटीए टू एसईजेड जो है वो एक्सपोर्ट के बराबर है, लेकिन उस पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है। लेकिन एसईजेड से अगर आप डीटीए में खरीदते हो तो वो इम्पोर्ट के बराबर है, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लग सकती है, वैसा क्लैरिफिकेशन। इसके बाद आ रहा है टैक्सेबल इवेंट, सेक्शन नंबर 15 एंड सेक्शन नंबर 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 15 नंबर का जो है ना, बट इस पे इसके पूरा समझने से पहले ना इसके अंदर के पॉइंट्स को समझना जरूरी है कि क्या बातें हो रही है, क्योंकि बहुत सारे नए टर्म्स यूज होंगे जो अभी तक आपने इसमें पढ़े नहीं। तो मैं वो टर्म्स एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपको क्लैरिटी आएगी क्या हो रहा है। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, जीएसटी में अपन ने पढ़ा था, सप्लाई, है ना। तो यहाँ पे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, इंडियन टेरिटरी में गुड्स का एंटर हो जाना इज इक्विवेलेंट टू इंपोर्ट, और इंडियन कस्टम वाटर से गुड्स का बाहर चले जाना इज इक्वल टू एक्सपोर्ट। ये तो होने ही वाला है। अब इसमें ना टैक्सेबल इवेंट जो है इंपोर्ट के केस में एग्जैक्टली कैसे डिटरमाइन होगा, क्योंकि जब तक सही तारीख आप पता नहीं करोगे ड्यूटी का रेट पता नहीं चलेगा। जीएसटी में टाइम ऑफ सप्लाई किया था, ये वैसा ही है कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो डिटरमाइन करना पड़ेगा, तो बात क्लियर होगी वैसा। पेज 11 पे सामने ही, ठीक है, सेक्शन नंबर 15। अब उसके अंदर जो नए टर्म्स है वो क्या क्या वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो एक एक करके क्लियर करते हैं, ताकि आपको ये सेक्शन समझ में आए, डायरेक्ट सेक्शन समझ में नहीं आएगा। पहली चीज तो है एक टॉपिक जो मैं यहाँ पे रिलेट करवाने जा रहा हूँ, दैट इज रिलेटेड टू इम्पोर्ट्स। जब हम गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं उसके बाद उन गुड्स का क्या होता है, तो उसके लिए दो पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस होंगे। एक को बोलते हैं क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, और दूसरा है क्लियरेंस फॉर वेयर हाउसिंग। होम कंजम्पशन का मतलब है गुड्स इंडिया में आए, आपने ड्यूटी भरी, पेपर वर्क किया और गुड्स लेके चले गए, दैट इज होम कंजम्पशन। अब होम कंजम्पशन का मतलब पर्सनल यूज से नहीं है। अगर आप इंडिया में वो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करो, ट्रेडिंग के लिए यूज करो, या घर पे ले जाके खुद यूज कर लो, सब कुछ होम कंजम्पशन, ठीक है, वैसा हो गया। तो ये क्लियरेंस वाला पार्ट है, गुड्स आने के बाद आप उसको क्लियर करवा के ड्यूटी पे करके ले जाते हो। तो यहाँ पे आपने ड्यूटी ऑलरेडी भर दी, ड्यूटी पे हो गई, डॉक्यूमेंटेशन जो बोलते हैं वो पूरा हो गया, और आप गुड्स लेके चले गए, ये एक चीज होती है। दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं वेयर हाउसिंग। ये सब अपने चैप्टर से अलग अलग इसमें टॉपिक आने वाले आगे। वेयर हाउसिंग का कंसेप्ट जो है ना वो सेक्शन 57 की पूरी सीरीज है उसमें दे रखा है। एग्जैक्टली ये सेक्शन बोलता क्या है, वेयर हाउसिंग क्या होती है। आप जब गुड्स को पोर्ट पे मंगवा लेते हो इंडिया में, आपको ऐसा है कि अभी इमीडिएट गुड्स की जरूरत नहीं है, 15-20 दिन बाद काम आने वाले हैं, और डायरेक्टली अपनी फैक्ट्री पे या कहीं पे डिलीवर करने हैं जहां से मैन्युफैक्चरिंग में चले जाए। अगर अभी आपने गुड्स क्लियर कराए तो अभी आपको पहले ड्यूटी भरनी पड़ेगी, गुड्स को लेके जाना पड़ेगा, फैक्ट्री पे जगह नहीं है तो कोई वेयरहाउस पे रखना पड़ेगा, वेयरहाउस का किराया अलग से लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन दो दो बार हो जाएगा। इससे बेटर ये है कस्टम वालों को आप पूछ लो कि सर 15 दिन के लिए गुड्स रखने जगह है, तो कस्टम पोर्ट पे उनके खुद के वेयरहाउस होते हैं, सरकार के वेयरहाउस होते हैं, तो वो लोग ना आपके गुड्स की वेयरहाउसिंग कर लेते हैं। देखो एनी वे वेयरहाउस का रेंट तो आपका लगने ही वाला है, प्राइवेटली क्लियर कराने के बाद रखवा लो या गवर्नमेंट के पास रखवा लो, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बचता है, पोर्ट पे ही रखना है, ट्रांसपोर्टेशन कम लगेगा। दूसरा, ड्यूटी अभी नहीं देनी है, ड्यूटी कब देनी है, क्लियरेंस के टाइम पे। तो अगर आप बोल रहे हो ना कि मैं 15 दिन के बाद गुड्स लेके जाऊंगा, तो ड्यूटी आपको 15 दिन के बाद देनी है। तो 15 डेज तक पैसा नहीं देना है, दैट इज अ प्रिविलेज। आप बोले सर क्या फर्क पड़ता है, बाद में पैसा देना है पहले भी देना है, 1 करोड़ रुपए ड्यूटी पे करनी है, 15 दिन का मार्जिन मिले तो ब्याज का कितना फर्क पड़ता है, कम से कम 50,000 रुपए का। सिर्फ 15 दिन लेट पेमेंट करने में अब वर्किंग कैपिटल का जो इंटरेस्ट है
उसमें 50,000 बचा सकते हो अगर मैं 1% पर मंथ गिन लेता हूँ नॉमिनल इंटरेस्ट। तो ऑब्वियसली 50,000 मैटर करता है। जरूरत ही नहीं तो इतना एडवांस में पे क्यों करूँ। तो मैं 15 दिन के बाद गुड्स लेके जाऊंगा, तब पे कर दूंगा। तो उसमें आपका जो टैक्स है वो भी दे दूंगा, जो रेंट है वो दे दूंगा, जो चार्जेस है वो भी ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी पोर्ट वाले आपको प्रोवाइड करते हैं। कुछ दिन के लिए आप गुड्स वहां पे रख सकते हो। आया समझ में क्लियर। तो ये दो ऑप्शन है कि गुड्स के पोर्ट पे आने के बाद क्या होता है, या तो होम कंजम्पशन या फिर वेयर हाउसिंग। दूसरी बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन में एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। इसको दूसरे टर्म्स में इंपोर्ट बिल भी बोला जाता है। बिल ऑफ एंट्री या फिर इंपोर्ट बिल, ये भी टॉपिक है अपना। तो जब गुड्स पोर्ट पे आते हैं, तो जो इंपोर्टर है, जो पोर्ट पे वेट कर रहा है अपने गुड्स का, वो कस्टम अथॉरिटी को ये डॉक्यूमेंट फाइल करता है। उसको क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एंट्री। कि भाई गुड्स आ रहे हैं। उस बिल ऑफ एंट्री में इंपोर्टर ये बताता है कि मैं कौन कौन से गुड्स मंगवा रहा हूँ, कौन से देश से गुड्स आ रहे हैं, कौन सी शिप के ऊपर आ रहे हैं, कितनी वैल्यू है उसकी, कौन से ब्रांड के, सारी डिटेल वो प्रोवाइड करता है। और इतने रुपए में मैंने खरीदे, बिल की कॉपी अटैच करता है। इसके साथ साथ एक और डॉक्यूमेंट होता है, उसको बोलते हैं इंपोर्ट मैनिफेस्ट। ठीक है, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट कार्गो मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट, ऐसा सब बोलते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट है, ये फाइल कौन करता है, ये फाइल करता है पर्सन इंचार्ज। पर्सन इंचार्ज कौन है, इसकी डेफिनेशन बता दो। जो बंदा शिप लेके आ रहा है, शिप का कैप्टन, उसको बोलते हैं पर्सन इंचार्ज। एयरक्राफ्ट लेके आ रहा है तो पायलट, ट्रेन से आ रहा है तो ड्राइवर। ठीक है, तो वो है पर्सन इंचार्ज। तो वो भी इंडियन कस्टम अथॉरिटी को एक डॉक्यूमेंट फाइल करता है, जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट मैनिफेस्ट। वो ये बताता है कि मैं मेरी शिप पे किसके नाम से कौन कौन सा सामान लेके आ रहा हूँ। अब जब दोनों ये डॉक्यूमेंट भरते हैं तो डेटा टैली नहीं होता होगा। बात समझ आ रही। जो कस्टम अथॉरिटी है ना, कस्टम डिपार्टमेंट, उनके पास दो डॉक्यूमेंट आते हैं, एक पर्सन इंचार्ज की तरफ से और दूसरा इंपोर्टर की तरफ से। इंपोर्टर जो फाइल कर रहा है उसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री, और पर्सन इंचार्ज जो फाइल कर रहा है उसको बोलते हैं इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। ये दोनों डॉक्यूमेंट का डेटा टैली होना चाहिए। स्मगलिंग का चांस अपने आप कम हो जाता है। रीजन समझ आए, क्योंकि इसमें स्मगलिंग वाला बहुत चक्कर है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में इतनी टैक्स की चोरी होती है। 100% ड्यूटी लोगे तो चुराने की कोशिश तो हर कोई करेगा, वैसा है, तो इसको रोकना भी तो है। तो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन दोनों पार्टी से करवाते हैं और उसको मैच करते हैं, ये पार्ट। बिल ऑफ एंट्री हो गई, एंट्री या फिर इंपोर्ट मैनिफेस्ट हो गया, ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं। अब जो फ्लो है, जो ऑर्डर है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है वो भी समझ लो। सबसे पहले पर्सन इन चार्ज या उसका एजेंट फाइल करता है इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। फिर उसके बाद जब पोर्ट पे शिप आती है ना, तो वहां पे ग्रांट होता है एंट्री इनवर्ड्स। एंट्री इनवर्ड्स इज परमिशन, जहाँ कस्टम अथॉरिटी पहले पोर्ट पे शिप को चेक करती है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है, फिर शिप को पोर्ट पे आने देती है कि आप पार्क करके गुड्स उतार सकते हो, क्लियरेंस देना। और उसके बाद इंपोर्टर फाइल करता है बिल ऑफ एंट्री। ये सीक्वेंस, पर्सन इन चार्ज आने से पहले ही अपना डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर देता है कि मैं इतने गुड्स लेके आ रहा हूँ। अगर वो खुद नहीं कर पाएगा, वो शिप चला रहा है, प्लेन चला रहा है, एक्सीडेंट हो सकता है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके ना एजेंट होते हैं जो उसके बिहाफ पे वो डॉक्यूमेंट टाइमली फाइल कर देते हैं ऑनलाइन। फिर जब पोर्ट पे शिप आती है तो बोलता है देखो मेरे नाम का डॉक्यूमेंट होगा, मैंने फाइल किया था, मैं यहाँ से आया हूँ, ये है वो है। बोले हाँ ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट है, क्लियरेंस दे रहे हैं, आप पोर्ट पे शिप पार्क कर सकते हो, सामान उतार सकते हो। मीन वाइल इम्पोर्टर्स को बोल देते हैं कि भाई शिप आ गई है, आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दो, डॉक्यूमेंट मैच हो जाएगा, ड्यूटी पे कर दो और गुड्स लेके जाओ, वैसा। तो ये सीक्वेंस है जो फॉलो होता है। अब ये सब चीजें जब पता होंगी ना, तो सेक्शन 15 में आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है, टैक्सेबल इवेंट कैसे डिटरमाइन होगा। इसलिए पहले वो टर्म समझा रहा हूँ।
बोलो, बात समझ आई? अब ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं टैक्सेबल इवेंट निकालने के लिए, टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए, बिकॉज कस्टम ड्यूटी का रेट जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है। 15 दिन में एक बार, 20 दिन में एक बार, 2 महीने, 3 महीने, कभी भी। तो अगर तारीख डिटरमाइन नहीं की तो लोग क्या करेंगे, विच एवर इज लोअर वाली स्कीम लगाएंगे। रेट अगर बढ़ गया तो पुरानी तारीख पे क्लेम कर लेंगे, रेट कम हो गया तो नए क्लेम कर लेंगे, ये सब कंफ्यूजन होगा। तो ना रूल फिक्स कर दो, स्पेक्यूलेशन नहीं चाहिए। ड्यूटी का रेट कौन सा लगाना है, ओल्ड या न्यू, जैसे जीएसटी में था, चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स सेक्शन 14, ओल्ड या न्यू, तो क्लियर कर लो। टैक्सेबल इवेंट अगर डिटरमाइन हो जाए या टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन हो जाए तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सेक्शन 15 ऐसा बोलता है कि अगर आपने गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाया, इसमें मैंने वो टर्म समझाया, होम कंजम्पशन, तो बोला बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड्स, दोनों में से विच एवर इज लेटर, ये रूल है। कितनी बार क्या होता है, लोग बिल ऑफ एंट्री एडवांस में भी फाइल कर देते हैं, यहाँ पे, इधर, शिप के आने से पहले। ये भी एक प्रोविजन है। 30 डेज एडवांस बिल ऑफ एंट्री फाइल हो सकती है। अभी शिप पोर्ट पे आई नहीं है, पर पता है 4 दिन में आने वाली है। पहले से डॉक्यूमेंटेशन करके रख दो ना, आएगी तो अपने आप देख लेंगे। तो ऐसा भी होता है कि बिल ऑफ एंट्री कितनी बार यहाँ पे फाइल हो जाती है। तो फिर इन दोनों में से कोई भी हो सकता है पहले। तो बोला बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड्स दोनों में से विच एवर इज लेटर। इन शॉर्ट ऐसा बता रहा हूँ। उन्होंने बात को दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया है। उन्होंने ऐसा बोला है कि भाई नॉर्मली बिल ऑफ एंट्री की जो डेट होती है ना, वही रेलेवेंट होती है। बट फिर ऐसा बोल रहे हैं कि अगर बिल ऑफ एंट्री एंट्री इनवर्ड से पहले सबमिट हो जाए तो एंट्री इनवर्ड्स को रेलेवेंट मानेंगे। तो सीधा बोलो विच एवर इज लेटर। नॉर्मली तो यही होता है, लेकिन अगर सीक्वेंस चेंज हुआ तो बोले इसको मानेंगे, तो विच एवर इज लेटर ही तो हो गया वैसा। और अगर वेयर हाउसिंग होती है तो सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो उस पर चलते हैं, वेयर हाउसिंग वाला पॉइंट बताता हूँ। वेयर हाउसिंग वाले केस में जो बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है ना, इम्पोर्ट बिल, वो दो होती है, एक नहीं होती है। दो बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है। एक का नाम है इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री और दूसरे का नाम है एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। बोले दो दो बिल ऑफ एंट्री क्यों फाइल करते हैं वेयर हाउस में? क्योंकि एक बिल ऑफ एंट्री इनवर्ड्स के लिए होती है कि सर वेयर हाउस में गुड्स रख लो, और एक होता है आप गुड्स दे दो, मैं लेके जा रहा हूँ घर पे। तो वेयर हाउस गुड्स भी एक दिन तो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर होंगे ही ना, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, कभी तो होंगे। तो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन दो बार करना पड़ता है, इनटू बॉन्ड और एक्स बॉन्ड। इनटू बॉन्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप वेयर हाउसिंग कराते हो, अब देखो, आप अपने गुड्स मेरे पास वेयर हाउस में रखवा के जा रहे हो, जिससे मुझे आपसे ड्यूटी लेनी है। क्या भरोसा आप बाद में गुड्स लेने आओगे, और जब आओगे तो ड्यूटी का पैसा पूरा भरोगे, इसकी क्या गारंटी? समझ आ रहा है? तो इसके लिए ये चीज यहाँ पे क्लियर करवा दी कि अगर ऐसा होता है कि भैया वेयर हाउसिंग कराते हो, तो वेयर हाउस वाली कस्टम अथॉरिटी आपसे एक बॉन्ड लेती है। बॉन्ड मतलब बैंक गारंटी। बैंक से गारंटी लेके आओ कि आप जब आओगे तो इतना पैसा भरोगे, और अगर आपने नहीं भरा तो हम बैंक से वसूल करेंगे। उनको गारंटी चाहिए होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनटू बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड में एंटर कर रहे हैं। और ये जब आप वेयर हाउस से गुड्स क्लियर करवाने जाते हो तो वो बॉन्ड कैंसिल हो जाता है जब आप ड्यूटी का पैसा भर देते हो। सरकार को तो पैसे से मतलब है, बोले पैसा आ गया, अब बैंक गारंटी कैंसिल। तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। तो इनटू बॉन्ड और सामने एक्स बॉन्ड वैसा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन दो बार होता है, और नॉर्मल होम कंजम्पशन में तो एक ही बार होता है, क्योंकि उसमें कोई बॉन्ड नहीं भरना। भाई मैं तो पैसा देने आया हूँ, सीधा पैसा ले लो, गुड दे दो, मैं लेके जा रहा हूँ, कोई वेयर हाउसिंग नहीं। तो इस सिचुएशन में अगर वेयर हाउसिंग होता है तो बोला फिर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगा? तो उसमें ये क्लियर बोल दिया कि जिस दिन आप एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो, ये वाली, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई, ये रेलेवेंट डेट मानी जाएगी। बट ये ना वेयर हाउसिंग पीरियड खत्म होने से पहले होना चाहिए। वो पॉइंट आगे देखेंगे, वेयर हाउसिंग में बताऊंगा। तो सेक्शन 15 जो है उसमें आपका जो बी पॉइंट है ना, वो ये मैंने समझाया। बी पॉइंट सेक्शन 15। ए पॉइंट जो है वो होम कंजम्पशन वाला था, बी पॉइंट जो है वो वेयर हाउसिंग वाला है, और सी पॉइंट ओपन एंडेड है, एनीथिंग एल्स अदर देन दिस। हाँ, सेम तरीके से work करता है, कोई फर्क नहीं। हम्म। हाँ, वैसे ही रहेगा।
ठीक है, सेक्शन 15 कंप्लीट। वैसे ही सेम है सेक्शन 16 एक्सपोर्ट के केस में। ये इंपोर्ट था, वो एक्सपोर्ट है, और थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन में नाम चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे अपन ना इंपोर्ट के केस में देख रहे थे बिल ऑफ एंट्री या इंपोर्ट बिल, वैसे ही एक्सपोर्ट के केस में ना डॉक्यूमेंट का नाम चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं शिपिंग बिल। अब शिपिंग बिल बोलो या बिल ऑफ एक्सपोर्ट बोलो, सेम ही बात है। बिल ऑफ एंट्री या फिर सामने शिपिंग बिल, ये सब आगे थियरी में भी लिखा हुआ है, सिर्फ आपको टैली करा रहा हूँ। एक्सपोर्ट में वेयरहाउसिंग जैसा कुछ होता नहीं है, तो वो चीजें लिमिटेड हो जाएंगी। इंपोर्ट में अपन ऐसा बोलते हैं डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स, एंट्री इनवर्ड्स ग्रांट करते हैं। यहाँ एंट्री इनवर्ड्स तो होगा नहीं, या तो गुड्स जा रहे हैं, तो यहाँ होता है लेट्स एक्सपोर्ट ऑर्डर, बोलते क्लियरेंस ऑर्डर। गुड्स चेक कर लिए, पेपर वर्क चेक कर लिया, सब ओके है, गुड्स को जाने दो। जब जाने दो बोल दिया तो शिप इंडिया से बाहर लेके जा सकते हैं, वैसा होता है। थियरी में आगे जब आएगा ना तो मैं वापस रिकॉल करा दूंगा, इसलिए अभी सिर्फ एक एक वर्ड ही लिखवा रहा हूँ। तो बोला एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर लगेगी तो उसमें रेलेवेंट डेट कौन सी होगी, शिपिंग बिल। ये जिस दिन फाइल होगा वही होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। ऐसा उस दिन जो एक्सपोर्ट ड्यूटी चल रही होगी आपको पे करनी पड़ेगी। एंट्री इनवर्ड्स। अब इसमें इंडेक्स में देख लो एक बार, दो तीन ही टॉपिक है जो बड़े हैं, बाकी तो बहुत छोटे छोटे हैं। तो स्टार्टिंग में स्लो चलता है, फिर पेजेस का एकदम पिकअप आ जाएगा। फर्स्ट टॉपिक तो अपन ने देख लिया, फर्स्ट चैप्टर। क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन जो है वो एक बड़ा टॉपिक है, जो वैल्यूएशन ऑफ जीएसटी में भी हमने देखा था, वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस टाइप का टॉपिक है। उसके बाद के जितने टॉपिक्स है ना 39 पेज नंबर से, असेसमेंट और ये सब, ये बहुत बेसिक स्टोरी है। तो मैं पहले आपको ना वैल्यूएशन लास्ट में कराऊंगा, पहले मैं सारी बेसिक स्टोरी ले लेता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, और वो एक थियरी पूरी कंप्लीट करा देता हूँ, तो आपके काफी सारे पेजेस एक साथ कवर हो जाएंगे। फिर लास्ट में थोड़ा आएगा पीछे ड्यूटी ड्रॉबैक और बैगेज, 9 और 10 चैप्टर, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन वाली बात होती है। ठीक है, तो एक वैल्यूएशन का चैप्टर है और ड्यूटी ड्रॉबैक और बैगेज, इसमें कैलकुलेशन है, बाकी सब थियरी। तो वो टॉपिक बहुत जल्दी हो जाते हैं कवर, उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद फिर स्टार्ट करते हैं थियरी वाले टॉपिक्स। तो ये 39 पेज से लेके पूरा वेयरहाउसिंग तक है ना, 60 तक, ये अपना नेक्स्ट ब्लॉक रहेगा। उसमें ये सब टॉपिक्स अपने कवर करेंगे, वो क्विकली हो जाएंगे, एक सेक्शन में आई थिंक अपन आराम से उसको कवर कर लेंगे। ठीक है।